बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये जिस अपने आप को रीनेम करते हैं, जैसे मैंने कल आपको बात बताई थी, ये सिर्फ रोल नंबर जो 8 है ना, ये सही तरह से रीनेम हुआ है। मैंने कहा था रोल नंबर पहले लिखें, बाद में सेक्शन लिखें, BSCS 3। बाकी जो कुछ करना है बाद में करें आप लोग। अब ये हसन, मुजाहिद और मुकीत, ये अब्दुल मुकीत है मेरा ख्याल है। अपने आप को रीनेम करें, पहले अपना एरिड नंबर लेके आए, उसके बाद अपना BSCS 3 लिखें, उसके बाद नेम लिखना है तो लिखें आप लोग। जी ठीक है, मुकीत ने आप बेहतर किया है। लेकिन मुकीत बेटा, आपने ये रोल नंबर लिखा है ना, ये 1919 डबल लिख दिया है, इसको भी सही करें। और उसके साथ फिर आप अपना लिखें ये BSCS 3। ठीक है। नोमान इकबाल, आप भी अपना सही करें, पहले एरिड नंबर लेके आए, 19 एरिड जो आपका रोल नंबर है, उसके बाद BSCS 3। ये मेरी बात, सिर्फ एक बात जिन में रखिएगा, मैं आपको एंट्रेंस की इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन मैं रोल नंबर पे उसी की अटेंडेंस लगाऊंगा जिसने उस फॉर्मेट के मुताबिक किया होगा। मैं फॉर्मेट आप लोगों को दोबारा यहाँ पे वर्ड ओपन करके बता रहा हूँ, इस जरा दोबारा देख लें आप लोग। मुझे इस तरह से चाहिए 19, जो भी आपका एरिड नंबर है, एरिड लाइक, अब अब्दुल मुकीद का एरिड नंबर है 3490, आगे ही लिखना है BSCS 3। और उसके बाद आप अपना नाम लिखें, जो मर्जी लिखें, उससे नहीं मुझे कोई गर्ज। यहाँ पर उसके बाद आप लिख सकते हैं मुकीद। इस तरह से रीनेम करें, अपने सारे नाम ऐसे रीनेम करें। नाम लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जी, समझ आ गई बात आप लोगों को? जल्दी से करें रीनेम अपने आप को, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूं ताकि। ये मैंने मुकीद का सही किया है। मुनज़्ज़ा फातिमा, आप भी बेटा सही करें। जैन, आप भी अपना सही करें, फॉर्मेट रोल नंबर का सही करें, जैसे मैंने बताया हुआ आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, वैसे लिखिए अपना रोल नंबर। जी अस्सलाम मुनज़्ज़ा, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मीटिंग लेफ्ट होकर फिर दोबारा ज्वाइन होगा इस तरह? नहीं नहीं बेटे, आप अपने जहाँ पे आपका नाम एंटर हुआ हुआ है वहां पे आप जाके मोर पे जाएं, रीनेम का ऑप्शन एक आता है, जाएं ओके जरा, सर। देखें रीनेम का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जहाँ पे आपका नेम है वहां पे मोर पे आए ना, वहां पे रीनेम का एक ऑप्शन आएगा। सर नहीं आ रहा सर, तो मेरा मोबाइल पे है, मैंने कनेक्ट किया हुआ। कोई बात नहीं, मोबाइल पे भी नाम का तो ऑप्शन आता है ना। चले मैं आपका चेंज कर रहा हूँ, ये आप पहले ही इसको सर रीनेम किया करें ना। क्या आपका रोल नंबर ओके। क्या होगा? ये 19 एरिट 3548 19 एरिड 3548। 48। तो ये इस जी तरह से सर। आपने लिखना था, ये BSCS 3, इस तरह से, जिस तरह से मैंने अब लिख दिया नाम आपका। तो स्टार्ट करें फिर जब हम लेक्चर अपना।
ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कल हमने लेक्चर जो पढ़ा था वो इस जगह तक पढ़ा था, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस तक। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमने स्टडी की थी, ठीक है ना। ये कंडीशनल और अनकंडीशनल ब्रांच और साइंड और अनसाइंड कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस ये हमने पढ़ी थी कल। आज कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की आखिरी जो टाइप रह गई थी ये पढ़ लेते हैं। यानी ये वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है अफेक्टिंग इंडिविजुअल फ्लैग्स, जो अफेक्ट होती हैं एक फ्लैग से, यानी कि ये फ्लैग को देखते हुए जंप कर जाती हैं। जैसी फ्लैग के अंदर मतलूबा वैल्यू चेंज होती है ये जंप कर जाती हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरह से हैं। JC जंप कैरी टू डिस्प्ले 8 का मतलब, डिस्प 8 का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, ये वेरिएबल का नेम होता है, लेबल का नेम होता है, ये वहां पर जंप कर जाती हैं, ठीक है। ये उस जगह पे जंप कर जाती हैं जहां पर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, अब JNC यानी कि जब ये है जंप इफ कैरी फ्लैग नॉट 1, यानी जब कैरी फ्लैग 0 होता है तो तब जंप करती है। जंप JP का मतलब है जंप इफ पैरिटी फ्लैग इज इक्वल टू 1। JNP का मतलब है जंप इफ पैरिटी फ्लैग इज इक्वल टू 0। JO का मतलब है इफ OF फ्लैग इज 1। JNO का मतलब है इफ OF फ्लैग इज 0 देन जंप। और JS डिस्प का मतलब है अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो जंप करे। और JNS का मतलब है कि साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है तब जंप करे। JZ का मतलब है कि जब रिजल्ट 0 है तब जंप करे, यानी 0 फ्लैग की वैल्यू 1। और JNZ का मतलब है कि जंप तब करे जब 0 फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये यहाँ तक हमारी बात होगी। अच्छा, ये वाली स्लाइड अब आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो हैंड रेज कीजिए। बेटा अगर आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आ गई है, ये बड़ी आसान सी स्लाइड थी, तो हैंड रेज बस जरा जल्दी किया करें। वो मुझे बस ये होता है कि मैं नेक्स्ट फौरन से अगली स्लाइड पे चला जाऊं, क्योंकि बात तो वही आ जाती है ना कि हम आपकी क्लास जो है वो फिजिकली मैं आपके चेहरे तो नहीं देख सकता कि मुझे पता चल जाए कितने बच्चों को समझ में आई बात। तो यही एक हल रह जाता है कि आपसे हैंड रेज करवा लिया जाए हर स्लाइड के बाद, ताकि मुझे एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कितने बच्चों को चीजें समझ में आई हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट अब हम पढ़ने लगे हैं जी असेंबलर डायरेक्टिव्स। पहली बात तो ये है कि असेंबलर डायरेक्टिव के बारे में कुछ बातें हमारे प्रॉपर तरीके से हमें जहन नशीन करनी है कि असेंबलर डायरेक्टिव्स जो होते हैं ना, ये इनका कोई मशीन कोड नहीं होता, नंबर 1। यानी कि जब हम कोई असेंबलर डायरेक्टिव लिखते हैं उसके अगेंस्ट कोई मशीन कोड जनरेट नहीं होता। होता तो है इनका मशीन कोड, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे असेंबली लैंग्वेज हम अंदर उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट एक मशीन कोड जनरेट होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मशीन कोड जनरेट नहीं होता है, बल्कि जी अवैस आपने कोई बात करनी है? अवैसुर रहमान आपने बेटा हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि कोई मशीन कोड जनरेट नहीं होता है, बल्कि ये असेंबलर डायरेक्टिव्स किस मकसद के लिए होते हैं? ये असेंबलर डायरेक्टिव्स, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं असेंबलर के लिए। होती इंस्ट्रक्शंस ही हैं, लेकिन किसके लिए होती हैं? असेंबलर के लिए। उसको बताने के लिए कि जो किसके बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। मैं दोबारा बात वाइंड अप करता हूँ, इस चीज को दोबारा समझाता हूँ, जरा गौर से समझिएगा। असेंबलर डायरेक्टिव होती इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट कोई मशीन कोड जनरेट नहीं होता, बल्कि ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसके लिए? असेंबलर के लिए। असेंबलर को बताती हैं किसके बारे में? उस प्रोग्राम के बारे में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये उम्मीद है कि बात आप लोगों को ये वाली समझ में आ गई होगी। और ये फिर क्या बताती हैं? ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका मशीन कोड कंट्रोल कैसे करना है इसके बारे में बताती हैं। उस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है इसके बारे में हमें बताती हैं, वगैरह वगैरह। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसको। Assembler directives are the instructions to the assembler regarding the program being executed। इसके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं असेंबलर के लिए, किस बारे में? उस प्रोग्राम के बारे में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है।
और करती क्या है, कंट्रोल द जनरेशन ऑफ मशीन कोड की जनरेशन को कंट्रोल करती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके मशीन कोड की जनरेशन को कंट्रोल करती है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को। बट नो मशीन कोड इज जनरेटेड, लेकिन कोई मशीन कोड जनरेट नहीं होता फॉर दीज असेंबलर डायरेक्टिव्स, इन असेंबलर डायरेक्टिव्स के लिए। और इसका दूसरा नाम सूडो इंस्ट्रक्शंस भी है, इसका दूसरा नाम सूडो इंस्ट्रक्शंस भी है। और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? मकसद उनका ये होता है स्पेसिफाई कर सकें स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, ये वेरिएबल को वैल्यू अटैच करने के लिए। अच्छा, कोई इनपुट डाटा है या आउटपुट डाटा है, उसको स्टोरेज लोकेशन कहाँ पे स्टोर करना है, रजिस्टर में, मेमोरी में, इनपुट आउटपुट डिवाइस में स्टोरेज एलोकेट करने के लिए। या कोई सेगमेंट आपने प्रोग्राम के अंदर बनाया है, या कोई प्रोसीजर बनाया है, कोई सब फंक्शन बनाया है, कोई मैक्रो डिजाइन किया है, तो उसका स्टार्ट और एंड को डिफाइन करने के लिए ये इनका पर्पस है असेंबलर डायरेक्टिव्स का। 4 बातों में मैंने वाइंड अप किया। नंबर 1, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं असेंबलर के लिए उस प्रोग्राम के बारे में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अजान बेटा खत्म होने दे जरा, मेरी तरफ अजान हो रही है यहाँ पे, उसके बाद बढ़ाता हूँ। अच्छा जी, ये इंस्ट्रक्शन होती हैं असेंबलर के लिए किस बारे में, प्रोग्राम के बारे में गाइड करती हैं, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। क्या गाइड करती हैं? मशीन कोड को कंट्रोल करती हैं जो जनरेट होता है, और प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती हैं। लेकिन इनका कोई अपना मशीन कोड जनरेट नहीं होता। इनका मशीन कोड जरूर होता है, लेकिन जब ये लिखते हैं तो इसका कोई मशीन कोड जनरेट नहीं होता। ये सूडो इंस्ट्रक्शंस भी कहलाती हैं। क्या पर्पस है? स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हुआ, इस चीज को स्पेसिफाई करती हैं। अच्छा, वैल्यूज अटैच करती है वेरिएबल को, स्पेस एलोकेट करती है कि कोई इनपुट या आउटपुट डाटा आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर होना है, और कोई आपने प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट बनाया है या कोई फंक्शन कॉल किया है। मिसाल के तौर पे आप सी के अंदर या C++ के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई प्रोग्राम का कोड बार बार आप लोग लिख रहे हो, तो बार बार लिखने की बजाय, बल्कि ये माई मिस्टेक, ये किसी और क्लास को बताया था, मैं आप लोगों को वो आज बताऊंगा। हम एक कोड बार बार लिखते हैं, उस बार बार लिखने के को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसका एक फंक्शन बना लेते हैं, और जहां जहां पर वो बार बार कोड 10-12 लाइनों का लिखना होता है उसको वहां पे कॉल कर लेते हैं एक ही लाइन में। तो वो बार बार लिखने से जान छूट जाती है उसकी। तो एक फंक्शन डिजाइन करने के तरीके से यहाँ पर उसको प्रोसीजर बोला जाता है असेंबली के अंदर। इसी तरह से मैक्रोज होते हैं, प्रोग्राम विद इन द प्रोग्राम, ये भी हम पढ़ेंगे। इसकी सिर्फ सिंटैक्स की हद तक पढ़ेंगे, जब ये डिटेल में आगे आएगा किसी चैप्टर में तब आपको ये डिटेल्स इसकी पढ़ाऊंगा प्रोग्रामिंग की। तो ये असेंबलर डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब आगे आ गया जी हमारे पास डिफाइन बाइट। इसको हम ना बड़ी तसल्ली के साथ समझने लगे हैं। अब ये मैंने आपके सामने वर्ड की फाइल खोली, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से आप लोग लिखते हैं।
पहले आप लोग ऐसे लिखते हैं, मैं पिछला सिंटेक्स पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग लिखते कैसे थे। आप लोग इसको इस तरह से लिखते हो, लाइक ऐसे लिखा आपने, इस तरह से आप लोगों ने लिख दिया, और आगे एंड पे आप लोग डॉलर साइन लगा देते हैं, जो कि ये इस चीज की डिक्लेरेशन है कि स्ट्रिंग एंड होगी। अच्छा, अब ये जब इसका मतलब क्या है, डी बी का मतलब, पहले तो ये एब्रीवेशन देखें किस चीज का है। ये एब्रीवेशन है डिफाइन बाइट का। ये क्या काम करता है, ये डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर अ बाइट टाइप वेरिएबल। क्या वेरिएबल डिक्लेयर करता है, बाइट टाइप। इसका मतलब ये है कि इसका जो डाटा है ना, इसका डाटा, वन डाटा कंटेन्स वन बाइट। एक डाटा एक बाइट कंटेन करता है। लाइक ये, अब मैं इसको इस तरह से लिखवा रहा हूँ, देखें इधर, इस तरह से, इस चीज को समझाने के लिए। db फॉर एग्जांपल 2f हेक्सा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 2f हेक्सा 32 हेक्सा 55d हेक्सा 67 हेक्सा, इस तरह से। अब मुझे जरा एक कोई एक स्टूडेंट हैंड रेज करे वॉलंटरीली, मैं ये पूछना कुछ नहीं है मैंने, इस तरह से कल आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, सिर्फ एक चीज समझाना मुझे मकसद है कि इसका मतलब कितनी बाइट्स हैं, 2f का मतलब। अगर किसी को जहन में है तो फौरन हैंड रेज कर दे, ज्यादा से ज्यादा गलत ही बताएगा। ये 2f का मतलब हाउ मैनी बाइट्स। दरअसल मैंने यहाँ से ये जज करना होता है कि आप में से कितने लोग लेक्चर सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल एक डिजिट जो होता है उसके अगेंस्ट 4 बिट होती है, एक डिजिट के अगेंस्ट। तो ये पूरा जो एक डाटा है इसके अगेंस्ट कितनी बाइट्स हैं, इस डाटा के अगेंस्ट। जी आसिफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये 1 बाइट है। 1 बाइट है। अच्छा, एक बाइट हो गई, ये फिर दूसरी बाइट, ये तीसरी बाइट, ये चौथी बाइट, ऐसे ही हुआ सर। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ये डिफाइन बाइट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो क्या करेगा, ये 8 बिट्स टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जो कि मेमोरी के अंदर कुछ लोकेशन रिजर्व करेगा जहां पर ये डाटा लिखवाया जा सके। जी सर। यही मतलब हुआ ना इसका। अच्छा, फिर मुझे बात बताएं, ये जो अगर 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? सर जी 8 बिट्स होती हैं। अब हमने अगर ये अंदाजा लगाना है कि उसकी रेंज क्या है, यानी कि उसमें कितनी लोकेशन से कहां से मिनिमम कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन तक डाटा लिखवाया जा सकता है एक वेरिएबल के अगेंस्ट। तो अगर 8 बिट का होता है तो पहले हम 8 जीरोस लिख लें, ठीक है। इसको जरा जी सर। इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या बना, 00 हेक्सा। जी सर। ये मिनिमम वैल्यू आ गई। और अगर 1111 करें तो सारे, तो 1 1। एफ हेक्सा बन जाएगा वो हेक्साडेसिमल के अंदर। तो जी इसका जी मतलब है सर। कि इसकी रेंज जो है वो ये बनी 00 से लेके एफ तक, वहां पर हम ये सारी वैल्यूज लिखवा सकते हैं। कहने का मकसद कुछ इस तरह से है, जरा इसको गौर से देखिए। हमने ना एक कॉलम बनाया, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है इस तरह से, यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है इस जगह पे, सपोज यहाँ पर, सपोज ये जो पहला वाला कॉलम है ना, फर्स्ट वाला, ये एड्रेसेस को एलोकेट कर रहा है। ये 00, 01, 02, 03 एंड सो ऑन। ये डॉटेड लाइन आगे लगा देता हूँ, मतलब ये काम ऊपर चलता जा रहा है।
और कहाँ तक जा रहा है जी, FF हेक्सा तक। हम यहाँ पर रीजन लिखवा सकते हैं। ये इसने वेरिएबल डिक्लेयर किया। जब ये वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना, कोई भी, आसिफ साहब बात सुन रहे हैं मेरी, जब कोई भी जी सर। वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसके अगेंस्ट मेमोरी के अंदर इस तरह से उसको एक जगह एलोकेट हो जाती है। उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 00 से लेके FF हेक्सा तक। अच्छा, जब वैल्यू लिखवाई जाती है तो पहली लोकेशन पे पहली वैल्यू 2F, जी सर। 3-2, 5D और 6-7 हेक्सा। तो मुझे बताओ इसने कितनी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन इस डाटा ने रिजर्व की, जो ये डाटा लिखा गया। चेक कर लो आप कितनी मेमोरी लोकेशन रिजर्व की हैं उसने, उसके लिए एलोकेट की हैं इस डाटा के लिए, जितने ये जी सर। कितनी लोकेशन एलोकेट की हैं बताएं। 4 सर। 4 लोकेशन। तो 4 कंसेक्टिव लोकेशन उसने एलोकेट करनी है। समझ आई ये वाली बात। जी सर। लेकिन ये है अनसाइंड डाटा के लिए। अगर साइंड डाटा होगा ना तो आधे पॉजिटिव नंबर्स के लिए होगी, आधे नेगेटिव नंबर के लिए होगी। लॉजिकल बात है, समझ में आती है बात। ये अनसाइंड नंबर्स हैं तो अनसाइंड नंबर के लिए शुरू से लेके FF तक सारे कुछ जहां पे मर्जी जो लिखवाते रहे। लेकिन अगर साइंड जी नंबर्स के सर। लिए होगी तो इसका मतलब है कि आधे पॉजिटिव के लिए लोकेशन होगी और आधी नेगेटिव के लिए। जी सर। 00 से FF का हाफ करो तो वो 00 से हेक्सा से बनेगी हाफ वैल्यू F7, बल्कि 7F हेक्सा तक। 7F के बाद आ जाएगा ना 80 हेक्सा। तो 80 हेक्सा से लेके FF हेक्सा तक, ये ऊपर वाली जो रेंज होगी ये किन नंबर्स के लिए होगी, पॉजिटिव के लिए। और ये जो नीचे वाली रेंज होगी वो किसके लिए होगी, नेगेटिव के लिए। जरा इसको देखो तो आसिफ साहब बात समझ में आती है आपको। डिफाइन बाइट टाइप का, DB का मतलब है डिफाइन बाइट टाइप। इसका क्या मतलब है, जी डिफाइन अ सर। बाइट टाइप 8-बिट वेरिएबल। और ये क्या काम करता है, जी सर। रिजर्व अ मेमोरी अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेशंस टू ईच वेरिएबल। ये हर वेरिएबल के लिए कुछ मेमोरी की लोकेशंस जो है ये अपने पास रखता है, रिजर्व रखता है। और ये रेंज आ गई 00 से FF हेक्सा तक अनसाइंड के लिए, 00 से 7F तक पॉजिटिव के लिए, 80 से FF तक नेगेटिव के लिए। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, आप ऐसे भी लिखवाते हो जिस तरह से आपने ये लिखवाया था, दिस इज माय फर्स्ट असेंबली, माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो जो टी का आस्की कोड होगा, जी जो सर। भी टी का आस्की कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एच का आस्की कोड यहाँ पे, आई का आस्की कोड यहाँ पे, इज का आस्की कोड यहाँ पे, स्पेस का यहाँ पे, आई का, एस का, और फिर स्पेस, फिर प्रोग्राम PROGRRAM, इस तरह से चलता जाएगा। उसके आस्की कोड यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे। यही काम करते हैं ना। और अगर आपने जी वैसे सर। नहीं लिखवाना तो आपने आस्की कोड डायरेक्ट लिख रहे हैं तो कॉमा लगा के साथ आस्की कोड लिखते जाएं। दिस का आस्की कोड लिख रहे हैं तो पहले टी का लिखें, हेक्सा लगा दें, कॉमा एच का लिखें, हेक्सा लगा दें, कॉमा आई का लिखें, हेक्सा लगा दें, कॉमा एस का लिखें, हेक्सा लगा दें, वगैरह वगैरह। ऐसे जी करेंगे। सर। तो मुझे बताओ जी अब सर। जब ये लिस्ट टाइप का एग्जांपल दिए या लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ 7, इसके अंदर कितनी वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई, कितने वेरिएबल्स आ गए इसमें, 1 2 3 वेरिएबल। जब ये लेबल 3 डिक्लेयर होता वेरिएबल। है, हाँ, जब ये लेबल डिक्लेयर होता है तो उसके अगेंस्ट कितने वेरिएबल्स आ जाते हैं उसके अंदर, 1 2 3। ये जरा देखें, 3। ये देखें, 3 consecutive memory locations are reserved for the variable list and each data specified in the instruction are stored as initial value in the reserved memory location। और कहाँ से स्टार्ट होता है स्टोर होना, उसकी इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होता है स्टोर होना। जी सर। समझ 0 में आ 0 गई, से। हाँ जी, समझ में आ गई ये वाली कहानी आपको सारी। जी सर। सर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर है, हाँ जी, ये हम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि नहीं, इन्होंने एक बनाया हुआ है जैसे ये बेटा 0 ये 0। प्रोसेसर जब भी हमने DLD के अंदर पढ़ा था ना, जितने बिट नंबर सिस्टम भी हो उसमें से आधे नंबर पॉजिटिव के होते हैं, आधे नेगेटिव के होते हैं, अगर साइंड बाइनरी की बात हो रही हो तो। जी सर। वो बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम साइंड नंबर्स की बात कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे किन नंबर्स की, साइंड की। साइंड नंबर्स की, तो बस ये बात आपने याद रखने वाली है। किधर की वर्ड वाली फाइल, जरा इसको देखें। ये हम पहुंच गए 7F हेक्सा तक। 7F हेक्सा के बाद आएगा 80 हेक्सा, फिर 81 हेक्सा, फिर 82 हेक्सा, और ये काम ऊपर चलता जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही है ना। जो जी सर। पॉजिटिव नंबर है ना वो यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं इतनी जगहों पे, और जो नेगेटिव नंबर्स अगर आएंगे तो वो यहाँ से स्टोर होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर डाटा आपने ऐसे लिखवाया हुआ, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो जो पहला पॉजिटिव है वो इधर स्टोर होगा, अगला अगर नेगेटिव है तो वो इधर स्टोर होगा, फिर अगला ठीक पॉजिटिव हो है गया तो सर। स्टोर होगा, अगला नेगेटिव है तो यहाँ पे स्टोर होगा। क्लियर हो गया जी सर। कॉन्सेप्ट वाला आपको। यस। यस अच्छा सर। अब जरा इसको भी देखो, डिफाइन वर्ड को भी देखो जरा। वर्ड के अंदर यहाँ पर इसी चीज को मैं अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये DB का मतलब है डिफाइन बाइट, और DW का मतलब है डिफाइन वर्ड।
ये वर्ड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता है। वर्ड टाइप का वेरिएबल एक वर्ड में 2 बाइट्स होती हैं, यानी कि ये डिक्लेयर करता है DW जो है 2 बाइट टाइप वेरिएबल, क्योंकि एक वर्ड में 2 बाइट्स होती हैं, ठीक है ना? समझ आई बात? यस सर। 2 बाइट टाइप वेरिएबल ये डिक्लेयर होता है। तो 2 बाइट का मतलब है कि 16 बिट का है? जी सर। इसका जी मतलब है, सर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डाटा, वन डाटा कंटेन्स कितनी बाइट्स? 2 बाइट्स। आएगा फिर एक डाटा 2 बाइट। अच्छा, लेकिन आपकी मेमोरी क्या होती है? बाइट एड्रेसेबल होती है ना जी सर। बेटा? मेमोरी तो बाइट एड्रेसेबल है ना, यानी कि मेमोरी के जी अंदर तो एक लोकेशन पे एक बाइट आ सकती है, 2 बाइट्स तो नहीं आ सकती मेमोरी के अंदर एक लोकेशन पे, ऐसा ही है ना? तो अगर, लेकिन अब स्टोर तो वर्ड्स भी होते हैं मेमोरी के अंदर, के नहीं होते? वर्ड स्टोर होते हैं सर। होते हैं। तो फिर उसके लिए क्या होगा, वर्ड टाइप के लिए क्या होगा कि एक डाटा अगर 2 बाइट्स पे मुश्तमिल है, तो अगर एक लोकेशन, पहली लोकेशन पे उस वर्ड का पहला हिस्सा आया, दूसरी लोकेशन पे दूसरा हिस्सा आ जाएगा। मैं जरा इसको डिक्लेयर करता हूं, ये जरा देखिए, मैंने एक मैसेज 2 लिखा, मैसेज 2, और मैंने इसकी टाइप रख दी DW। अब वर्ड टाइप के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं? कितनी बाइट्स होती हैं वर्ड टाइप के एक डाटा में? 2 बाइट्स। जी सर। इधर देखें 2F3D, 2 बाइट्स बन गई या नहीं बन गई बताएं? 2F एक बाइट, 3D दूसरी बाइट, एक वर्ड बन गया। यस सर। अच्छा 3CCF, 3CCD एक वर्ड और बन गया। 7896 एक वर्ड और बन गया। यस सर। अच्छा 8998 एक वर्ड और बन गया। जी अच्छा सर। मुझे बताओ, जब ये वर्ड बाइट टाइप का वेरिएबल था तो कितनी मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई थी? 1 2 3 4 कितनी हुई थी? 4 लोकेशंस। अब कितनी होंगी? अब बताओ तो उसको देख के। 8 लोकेशंस। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि एक बाइट अगर एक लोकेशन पे जाएगी तो 2 दूसरी लोकेशन पे। अच्छा मैं टेबल इसका ना अलग कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और, यहाँ पर अलग से एक टेबल बनाता हूँ इधर इस जगह पे। बल्कि इसी को चेंज कर लें अगर समझ में आ गया ये आपको तो। जी सर। ये देखिए जरा, अच्छा 8 बिट्स है ना, तो पहले उसकी रेंज ना निकाल लें 8 बिट्स की। ये देखिएगा जरा रेंज 16 बिट्स की, सॉरी 16 बिट में 16 पहले जीरोस लिख दें मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है? 0000 हेक्सा, ये 16 जीरोस आ गए। अच्छा 16 वंस लिखें, ये अनसाइंड के लिए उसकी रेंज आ गई कहां से कहां तक? 0 और टेट्रा 0 से टेट्रा एफ हेक्सा तक। और अगर इसको मेमोरी में लिखे तो ऐसे बनेगी। जी सर। ऐसे बनेगी ना। और जब यहां पर पहुंचेंगे तो ये बन जाएगा 7FFF, फिर यहाँ पे बन जाएगा 80 8001 8002 और यहाँ पर ऑल एफ्स। अब जरा यहाँ पे अगर हमने डाटा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे जरा देखें। पहला डाटा क्या है जी हमारे पास, जो वर्ड टाइप का डाटा था 2F3D। जी सर। मुझे बताओ इसमें से लोअर बाइट कौन सी है, 3D या 2F? सर 3D। तो पहले 3D लिखा जाएगा, अपर लोकेशन पे अपर बाइट आएगी 2F। आगे चलो 3C, तो क्या CD? CD सर। CD और ऊपर 3C। 3C। इसी तरह से उससे ऊपर चलें तो पहले 96 और जी फिर सर। 7 8। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसी तरह से हाफ हाफ नंबर्स हो जाते हैं। जी सर। जी अब समझ में आ गई आप लोग, आपको बात? मुखातिब करने का बेटा सिर्फ पर्पस ये नहीं होता कोई चीज सुननी है या कोई सही चीज सही या गलत बतानी है। जब कम्युनिकेशन होती है तो पता चल जाता है कि आपको बात समझ में आ रही है, तो उससे ये आइडिया होता है कि मुखातिब करने से कम्युनिकेशन जरा बेहतर हो जाती है ऑनलाइन। जी सर। कोई क्वेश्चन? ओके सर। ठीक है जी। अब यहाँ तक जितने बच्चों को लेक्चर समझ में आ गया है वो जरा हैंड रेज करते हैं जल्दी से। बेटा ज्यादा देर ना किया करें,
चेक करना होता है मुझे, मैंने फिर अगली तरफ भी मूव करना होता है। हमारे तकरीबन 32 मिनट तो गुजर भी गए हैं लेक्चर को स्टार्ट हुए हुए। अवैस रोल नंबर 3940, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन नहीं आंसर कर रहे। अच्छा, आपकी यहाँ पर CR क्लास में मौजूद है, GR सॉरी। ठीक है बेटा, आप लोग हैंड्स डाउन कर लें, सिर्फ GR हैंड रेज करें बस, सिर्फ आप। If GR is in the class, raise your hand. 15 रोल नंबर है बेटा GR। यस सर। अच्छा, ऐसा है बच्चे कि आपने ना अपने ग्रुप के अंदर इससे, या आप लोगों ने अगर कोई अलग से अगर ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का आपस में, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका रोल नंबर जो है वो रीनेम किया है। तो आप लोगों ने ये ना अब सबको बता देना है कि इस तरह से आपने रोल नंबर रीनेम करके एंटर होना है। अभी मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिवाइस का ही नेम लिखा हुआ है, कुछ में वो वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है, तो उसको जरा सही तरीके से रीनेम करना है आप लोगों ने। जिस तरीके से आप लोगों को ये मैंने बताया है रीनेम करने का तरीका, नेम एंड रोल नंबर को, रोल नंबर पहले लिखना है, उसके बाद BSCS3 और उसके बाद अपना नाम लिखना है, तो आप नाम अपना लिखें। ये मैसेज कर दीजिएगा, सबको कन्वे कर दीजिएगा मैसेज। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं सेगमेंट की तरफ कि सेगमेंट क्या होता है। अब देखें, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जी, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं जी? फॉर एग्जांपल हमने लिखा ORG 100 हेक्सा। अच्छा, कुछ प्रोग्राम की कोडिंग लिखनी हमने शुरू कर दी। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी एक सेगमेंट बनाने की, ठीक है। और सेगमेंट बनता अब कैसे, उसको देखें। प्रोग्राम के अंदर हमें एक सेगमेंट बनाना है, चाहे वो कोड सेगमेंट है या डाटा सेगमेंट है। मिसाल के तौर पे मैंने डाटा सेगमेंट बनाना है, तो मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया डाटा सेगमेंट का नाम रखा वसीम डाटा, और आगे उसका जो सिंटैक्स है ना वो आपने ऐसे वर्ड लिखना होता है। इसका मतलब है कि आपने एक सेगमेंट डिजाइन किया और उस सेगमेंट के अंदर आपने सेगमेंट की कोडिंग कर ली। और जब आपने इस सेगमेंट को एंड करना है, इस सेगमेंट को एंड करने का तरीका ये है कि आप दोबारा नाम लिखेंगे जिस नाम का आपने सेगमेंट जनरेट किया है, और आगे लिख देंगे ENDS। ENDS इंडिकेट्स एंड सेगमेंट। फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड सेगमेंट बनाया है, मैंने कोई अपना कोड जनरेट किया है माई कोड के नाम से, आपने इस तरह से नाम रखा माई कोड, और फिर आपने यहाँ पर सेगमेंट लिख दिया, और उसके अंदर माई कोड नाम का जो भी आपने कोडिंग करनी थी कोडिंग कर दी। इसको खत्म कैसे करना है? ये यूजर, ये जो नाम होता है ना ये बेटा यूजर डिफाइंड होता है, माई कोड और ENDS यानी कि एंड सेगमेंट। इस तरह से आपने कोई और सेगमेंट बनाया है, लाइक आपने कोई स्टैक सेगमेंट बनाया है, आप लिखें मेमोरी स्टैक, नाम ही रखना है ना कोई, ये यूजर डिफाइंड। लेकिन सिंटैक्स क्या है आगे सेगमेंट स्टार्ट करने का, जो बताएगा कि सेगमेंट स्टार्ट हो गया। ये आगे जब सेगमेंट लिखेंगे ये इंडिकेट करेगा यहाँ से सेगमेंट की कोडिंग स्टार्ट हो रही है। और जब आपने एंड करना है तो एंड कैसे करना है, वही नाम आप दोबारा लिखेंगे, मेमोरी स्टैक और ENDS लिखेंगे, जो इंडिकेट करेगा एंड ऑफ अ सेगमेंट। ये जरा देख लें, अब यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, चेक कर लें आप लोग। सेगमेंट यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड डाटा या स्टैक सेगमेंट। एंड सेगमेंट यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट। जनरल फॉर्मेट क्या होता है जी इसका? सेग नेम, यानी कि ये यूजर डिफाइंड होता है। सेग नेम आपको लिखा नजर भी आ रहा होगा, इज यूजर डिफाइंड नेम ऑफ द सेगमेंट। और आगे सेगमेंट ये इंडिकेट करता है कि सेगमेंट की कोडिंग स्टार्ट हो गई। जब एंड करना है वही सेग नेम जो आपने रखा है, माई कोड, माई डाटा, माई स्टैक, वसीम डाटा या और इकरा डाटा या कोई भी मुजाहिद डाटा, आसिफ डाटा, जो भी आप लोगों ने नाम रखा है, उस तरह से सेगमेंट को एंड और स्टार्ट और एंड कर देना है। तो ये आपका कोड प्रोग्राम का एंड हो गया, स्टार्ट हो गया, एंड हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे एक और चीज है जी, अज्यूम एक इंस्ट्रक्शन है। ये अज्यूम एक, सॉरी इंस्ट्रक्शन कह रहा हूँ, असेंबलर है। ये क्या हमें बताता है? ये असेंबलर हमें ये बताता है, इधर मैं यहाँ पे पहले लिख दूं, अज्यूम हमें असेंबलर या डायरेक्टिव, अज्यूम डायरेक्टिव हमें ये बताता है कि आपने कितने सेगमेंट बनाने और वो कहाँ कहाँ पे उनका स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर है। हैंड रेज करें जी जो मुझे ये बता सकता है कि जो डाटा सेगमेंट उसका जनरेट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट स्टार्टिंग एड्रेस रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा है, डाटा सेगमेंट का। जी
भाई स्पेशल जो सेगमेंट रजिस्टर्स है ना, वो हमें पता है कौन कौन से होते हैं। स्पेशल जो रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे पास एक होता है CS, एक होता है DS, एक होता है ES, एक होता है SS। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हमने फॉर एग्जांपल एक डाटा सेगमेंट बनाया, उस डाटा सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो किस रजिस्टर के अंदर पड़ा होता है, यानी कि डिफॉल्ट एड्रेस किस रजिस्टर के अंदर उसका जाता है डाटा सेगमेंट का। कोई एक स्टूडेंट हैंड रेज करके बताए, और ये हमने पढ़ा हुआ है रजिस्टर्स वाले चैप्टर में। एनी वन स्टूडेंट? कोई स्टूडेंट नहीं ऐसा जो बता सके? कोई मतलब कह दो कि भाई हार्ट ही बता दो, तुक्का लगा के बता दो, सही होगा गलत होगा। चार तो मैंने रजिस्टर बताए आप लोगों को, नाम से भी पता चलता है डाटा सेगमेंट का। जी 32 रोल नंबर। बेटा दोबारा हैंड रेज करें, फिर डाउन हो गया हैंड। बेटा देखिए ना, डाटा सेगमेंट नाम से जाहिर है कि उसका डिफॉल्ट रजिस्टर कौन सा होगा, स्टार्टिंग एड्रेस। चार तो रजिस्टर है सेगमेंट, CS, DS, SS, ES। जी रेज योर हैंड्स। थ्री 496 अली, मैंने आपको अनम्यूट किया, बेटा बताएं आप। थ्री 510। कोई एक स्टूडेंट बता दे भाई। जैन से पूछे फिर। जैन आप बताएं। 64 रोल नंबर। डाटा सेगमेंट जो है, जब हम डाटा सेगमेंट का ये हमने सेगमेंट एक डिजाइन किया है, अब जब जाहिर सी बात है मैं इमुलेट करूंगा तो इसका कोई ना कोई तो, इस सेगमेंट का कोई ना कोई तो स्टार्टिंग एड्रेस होगा ना। वो स्टार्टिंग एड्रेस किस रजिस्टर में होगा? SS में, DS में, CS में, ES में। इन चारों में से किस में होगा? जी 96 रोल नंबर अली। जी बेटा बोलें, अनम्यूट तो आप हो गए अब। जी 48 रोल नंबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर DS में। DS में। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? आपने असेंबलर को ये बताना है, असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। मैंने शुरू पे जब डिफाइन किया डायरेक्टिव्स को, तो बेटा ऐसे ही डिफाइन किया ना कि ये असेंबलर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि बताता है कि प्रोग्राम का कोड कौन कौन सा है, कौन कौन सी उसके अंदर चीजें मौजूद हैं, कौन कौन सा मशीन कोड कैसे कंट्रोल करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है। तो अज्यूम डायरेक्टिव असेंबलर को ये बताएगा कि कौन कौन से सेगमेंट है। जैसे DS के अंदर बताएगा, ये मैंने जो सेगमेंट का इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है, ये मैंने इस तरह से लिख दिया, कॉमा लगा दिया। अब ये डायरेक्टिव इतनी चीजें अगर लिखी है तो ये असेंबलर को ये बताएगी कि जनाब इस प्रोग्राम के अंदर एक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट मौजूद है जिसका नाम वसीम डाटा है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस DS में मौजूद है। अच्छा, इसी तरह से CS कॉलन माई कोड, ये असेंबलर को बताएगा कि इसके अंदर एक कोड सेगमेंट इस प्रोग्राम में मौजूद है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस CS में है। SS स्टैक सेगमेंट, मेमोरी, इस तरह से। ये क्या बताएगा असेंबलर को? ये बताएगा असेंबलर को कि एक स्टैक सेगमेंट भी आपके पास इस प्रोग्राम में मौजूद है जिसका स्टार्टिंग एड्रेस SS में मौजूद है। तो ये अज्यूम की इंस्ट्रक्शन ये काम करती है। अब आप यहां से देख लें अज्यूम की इंस्ट्रक्शन आपके सामने स्क्रीन पे। assume CS accord assumes DS a data। तो क्या मतलब होता है? ये बताता है कि कौन कौन से सेगमेंट्स मौजूद हैं और उनके नेम्स क्या क्या रखे हुए हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा जनाब, अगर आपको ये दो स्लाइड समझ में आ गई है ना, तो जरा हैंड रेज करते हैं जल्दी से, सेगमेंट वाली भी और अज्यूम वाली भी, ये दोनों।
अभी भी कई स्टूडेंट्स रहते हैं, अवैस रोल नंबर 6 3490 3498 3511 3515 3564, ये लगता है लेक्चर क्या तो सुन नहीं रहे फिर। ओके जी ठीक है, आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अब आगे। अच्छा मैं इसको पढ़ाने लगा हूँ आप लोगों को नेक्स्ट को भी, लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूँ, ये आप लोगों में से कुछ तादाद आज बेहतर हुई है आप लोगों की क्लास की, 27 है, कभी 28 हो जाते हैं। मैंने आज इस वीक की हमारी मिड के बाद सेकंड क्लास हो रही है, मैंने आज भी आप लोगों को एंटर होने की इजाज़त दी है। अब हालांकि हमारे पास 45 मिनट्स क्लास लेते हुए हम अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं, तो मैं फिर भी एंटर होने की इजाज़त दे रहा हूँ। मेक श्योर कीजिएगा इस बात को कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपको पता, आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, मैं यहाँ पर आप लोगों की अटेंडेंस मेंटेन कर रहा हूँ इस पेज के ऊपर। यहाँ पर एंड पे जब हमारे सेमेस्टर के एंड पे पहुँचेंगे आखिरी क्लास में, मैं यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज बता दूंगा अटेंडेंस कितनी है। मुझसे ये किसी ने गिला नहीं करना कि सर हमारे नंबर क्यों नहीं आए। आप सारे के सारे लोग, मैंने पेपर देखा है, आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, आप लोग लेक्चर नहीं सुनते। फिर एक बात मैं आप लोगों को और भी बता दूं, हर लेक्चर जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मैंने एक ख़ास एरिया ये सिलेक्ट किया हुआ है आपके इसके लिए, जो हैंड रेज आप लोग करते हैं, जो लोग मुझसे मेरे साथ बातचीत करते हैं, जब मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ तो वो साथ साथ वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। मैं वो रिकॉर्डिंग भी अपने पास सेव रख रहा हूँ उसकी, हैंड रेज करने वाली। याद रखिएगा इस बात को, जो जो लेक्चर सुन रहा होगा, जिसकी अटेंडेंस पूरी होगी, उसी को थोड़ा सा बेनिफिट होगा फाइनल एग्जाम में अगर वो सही लिखेगा तो। लेकिन बाकियों को जिसकी अटेंडेंस ही पूरी नहीं है, मैं उसको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दूंगा। और नेक्स्ट क्लास से 10 मिनट के बाद आप लोग मीटिंग रूम जो है वो लॉक हो जाया करेगा, ये बात अपने जहन में रखिए। फिलहाल ये पता नहीं अब जूम ने अचानक ही, ये मैंने 2 दिन से देख रहा हूँ कि उसने 1.5 घंटे की क्लास इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, वरना इसमें ये होता है कि 40 टू 45 मिनट्स के 2 सेक्शन मुझे कंडक्ट करने पड़ते हैं। तो जब 40 टू 45 मिनट्स के हम 2 सेशन कंडक्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको 5-5 7-7 मिनट वेट किया करूंगा, उसके बाद मीटिंग रूम लॉक कर दिया करूंगा। जब इकट्ठी अब 1.5 घंटे की मीटिंग हो रही है तो मैं 10 मिनट वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट के बाद आप लोगों का मीटिंग रूम लॉक करूंगा, जो मैंने आज नहीं किया सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को अभी पता अवेयरनेस नहीं है न्यू मेथड से कि मैं किस तरह से आप लोगों का क्लासेस को टेकअप करने जा रहा हूँ और क्या मैं प्रोसीजर इख्तियार करने जा रहा हूँ, ताकि आप सब लोग इन्वॉल्व हो मैक्सिमम। इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, जितना आप लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना सब्जेक्ट आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे। अब ये कुछ कमांड्स हैं जी, कमांड्स में बार बार वर्ड बोल जाता हूँ, आप डिफाइड बाय डिफॉल्ट ये ज़हन में रखिएगा, ये डायरेक्टिव्स हैं, असेंबलर डायरेक्टिव्स। 4 डायरेक्टिव्स हैं ये यहाँ पर दिए हुए, जिसको अब हाईलाइट किया हुआ है, ORG ओरिजिन, एंड, इवन, EQU। ओरिजिन इंडिकेट करता है स्टार्टिंग एड्रेस या इफेक्टिव एड्रेस किसी भी प्रोग्राम सेगमेंट का या डाटा सेगमेंट का। हम नहीं लिखते ORG 100, लिखते हैं ना, ORG 100 हेक्सा, ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस होता है। और कोई अगर हमने प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट बनाया, जैसे कि हमने बना नहीं रहे सेगमेंट, किधर बना रहे हैं जी सेगमेंट, आपको दिखाता हूँ। ये हमने सेगमेंट बनाया ना, डाटा सेगमेंट, इसके अंदर हमने लिखा ORG फॉर एग्जाम्पल 1200 हेक्सा, तो ये सेगमेंट को मेमोरी के अंदर जो जगह मिलेगी उसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे होगा, और ये एड्रेस किस रजिस्टर में जाएगा, DS रजिस्टर के अंदर जाएगा। अच्छा, इस तरह से कैसे मैंने ये लिखा ORG 2200 हेक्सा, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे जाएगा। इसी तरह से कुछ स्टैक सेगमेंट लिखा, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, हमने लिखा ORG 4000 हेक्सा, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक होगी बात यहाँ तक। इसके बाद एंड, एंड किसको इंडिकेट करता है कि आपके पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। याद रखें एंड के बाद जो स्टेटमेंट्स होती है ना, वो उन पे गौर नहीं किया जाता कि वो स्टेटमेंट्स क्या हैं। यानी आपने प्रोग्राम, मैं कहने का मतलब कुछ इस तरह से है कि आपने प्रोग्राम कर दिया एंड, प्रोग्राम हमारा एंड हो गया इस तरह से। जब हमने कोडिंग सारी मुकम्मल कर ली, इस तरह से कोडिंग हमने पूरी कर ली, यहाँ पे हमने एंड लिख दिया, प्रोग्राम अपना एंड हो गया। एंड के बाद आप जो मर्जी स्टेटमेंट लिखें, ये स्टेटमेंट असेंबलर रीड नहीं करता, ये इग्नोर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब अगली बात है आपके पास इवन की। इवन ये बताता है, जो इवन है ना, ये इन्फॉर्म करती है असेंबलर को कि प्रोग्राम जो आपने स्टोर करना है ना, या डाटा सेगमेंट जो स्टोर करना है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो इवन एड्रेस से होना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रोग्राम सेगमेंट का या डाटा सेगमेंट का हर डाटा अगली से अगली इवन लोकेशंस पे सेव होगा। कतन ये मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना वो इवन एड्रेस होना चाहिए, नेक्स्ट इवन लोकेशन जो भी बनती है। मिसाल के तौर पे करंटली हम मौजूद हैं जी 1200 हेक्सा लोकेशन के ऊपर मौजूद। अब उसके बाद अगर हमने डाटा सेगमेंट इस्तेमाल किया है ना तो 1200 के बाद असूलन तो लोकेशन बनती है 1201, लेकिन अगर हम इवन लिख के आगे लिखते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो जो भी अगली चीज होगी डाटा सेगमेंट होगा वो उसको इवन नेक्स्ट लोकेशन से यानी 1202 से करवाएगा, और फिर अगला डाटा फिर 1203, 1204, 1205 वो उसी तरतीब से चलता रहेगा। बस स्टार्ट जो है ना वो इवन से होगा। अच्छा, अगली बात है EQU। EQU क्या काम करती है जी? ये वेरिएबल को एक वैल्यू अटैच करती है। EQU इक्वेट को कहते हैं इज यूज टू अटैच अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ये वेरिएबल को एक वैल्यू अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि ये आपको दिखाया हुआ है सारा सिंटैक्स जो मैंने भी आपको लिख के बता दिया। ये जैसे कि लिखा हो आपको नजर भी आ रहा होगा ORG 100,000 हेक्सा। तो ये असेंबलर को इन्फॉर्म करता है कि प्रोग्राम जो है वो 1000 हेक्सा से स्टोर किया जाना चाहिए मेमोरी लोकेशन से, जिसका इफेक्टिव एड्रेस ये बनता है। लूप EQU 10FE, तो ये एक वेरिएबल है लूप नाम का जिसको क्या वैल्यू असाइन हुई है 10FE वैल्यू असाइन हो गई। फिर ये आगे सेगमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल CS डाटा कोड सेगमेंट डाटा सेगमेंट, ये उसका ओरिजिन है। ये एक 8 वेरिएबल है जिसको वैल्यू 4C गई 4CH गई। अब ये आगे आ गया ना इवन, तो अगर ये पहला डाटा 4C 1200 हेक्सा पे गया तो अगला इवन के बाद जो डाटा आएगा वो 1202 पे आएगा, 1201 पे नहीं आएगा। फिर उससे अगला 1203, 1204 एंड सो ऑन वहां पे चला जाएगा। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो हैंड रेज करें। जितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है जरा हैंड रेज करें जल्दी से। ठीक है बेटा, हैंड्स डाउन कर लें आप लोग। ओके, अब हम अगली चीज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इस चीज पर प्रोसीजर इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसीजर को। प्रोसीजर किसे इंडिकेट करता है कि कोई प्रोसीजर बिगिन होने जा रहा है, बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसीजर। ठीक है। एंड P एंड प्रोसीजर को इंडिकेट करता है, एंड ऑफ प्रोसीजर। फिर एक होता है फार और एक होता है नियर। फार का मतलब है इंटर सेगमेंट कॉल और नियर का मतलब है इंट्रा सेगमेंट कॉल, यानी कि विद इन द सेगमेंट कॉल। और इंटर सेगमेंट का मतलब है कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में कॉल। जनरल फॉर्म उसकी नीचे लिखी हुई है, प्रोसीजर नेम लिखा जाता है, फिर आगे ये लिख दिया जाता है प्रोस यानी कि प्रोसीजर का नाम, और फिर आगे ब्रैकेट में नियर है या फॉर है। ये तब लिखा जाता है नियर या फॉर जब आपने सेगमेंट्स बनाए हो। अगर सेगमेंट्स ना बनाए हो तो नियर या फॉर लिखने की जरूरत हमें नहीं होती। फिर उसके बाद उसका कोड लिखा जाता है और एंड पे रिटर्न लिखा जाता है ताकि पता चले कि वहीं पर जहां से कॉल किया गया था वहां पर इसको आपने कॉल रिटर्न कर देना है। और फिर एंड कैसे करते हैं, उस प्रोसीजर का नेम लिखे और आगे एंड P लिख दे, यानी कि प्रोसीजर एंड हो गया। और ये जो प्रोस नेम लिखा हुआ है ना, प्रोसीजर नेम, ये यूजर डिफाइंड होता है। आप अपनी मर्जी से यूजर नेम रखते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ सारी बात को, अगर किसी को नहीं पता चला तो वो दोबारा जरा एक दफा देख ले। प्रोसीजर इंडिकेट करता है कि कोई प्रोसीजर बिगिन हो रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को आज एग्जांपल दिया ना, सी के अंदर जब आप लोग प्रोग्राम करते हैं 4-5 लाइनें ऐसी हैं जिसका कोड आपको हर 2-3 लाइनों के बाद लिखना पड़ता है। हर 2-3 लाइनों के बाद वो 5-6 लाइनें रिपीट होती हैं। तो हम वो 5-6 लाइनें रिपीट करने की बजाय 10-10 लाइनें हैं, हर 2-3 लाइनों के बाद वो लिखनी पड़ती हैं। तो एक ही कोड बार बार रिपीट हो रहा है तो क्यों ना हम उसका फंक्शन अलग से बना दें और उस फंक्शन को कॉल करते रहें, इसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। तो प्रोसीजर बेसिकली असेंबली में इसको कहा जाता है सब रूटीन, कॉल करना। तो वो कॉल कैसे की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जरा देखिएगा, यहाँ पर
हमने फॉर एग्जांपल कोई प्रोसीजर कॉल किया, बल्कि यहाँ पे बनाता हूँ प्रोसीजर इस जगह पे। कॉल कैसे करते हैं पहले ये देख लें। कॉल किया मैंने, किसी प्रोसीजर को कॉल किया, मैंने कॉल किया वसीम को, यानी कि वसीम नाम का एक प्रोसीजर है। ये कॉल आप यहाँ पे कह लें आसिफ नाम का प्रोसीजर कर लें। ये आसिफ नाम का प्रोसीजर है, हमने इसको कॉल करना है। अब प्रोसीजर डिजाइन कैसे करना है, किस नाम का प्रोसीजर है, आसिफ नाम का, तो आसिफ नाम का प्रोसीजर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है। उसको स्टार्ट कैसे करना है, इस तरह से प्रोसीजर, ये प्रोसीजर की कोडिंग आ गई। और जब कोडिंग खत्म हो जाए तो लिखना है रिटर्न। जब रिटर्न हो जाए तो खत्म कैसे करना है, वही नाम लिखे और END एंड P का मतलब प्रोसीजर। और अगर सेगमेंट बनाए हों तो यहाँ पर बताएं कि वो नियर है या फॉर है, नियर कॉल है या वो फॉर कॉल है। दोनों में से एक लेटर जो भी आप लोगों ने लिखना है वो आप लोग लिखें प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त। ठीक है, मैंने नियर और फॉर कॉल का आपको मतलब बता दिया। ये यहाँ पर भी आपकी किताब में भी, ये इन स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, जरा देख ले आप लोग। ऐड 64 ये एक प्रोसीजर का नेम है, प्रोसीजर नेम। द सब रूटीन और प्रोसीजर नेम ऐड 64 इज डिक्लेयर्ड एज नियर प्रोसीजर। ये नियर प्रोसीजर के तौर पर डिक्लेयर होता है। और असेंबलर जो है जब वो उसको कॉल करता है, जो रिटर्न होता है वो इसी नियर कॉल के जरिए होता है, यानी कि विद इन द सेगमेंट ही जब बना होता है। तो अगर तो आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर इसको इस्तेमाल कोई सेगमेंट्स नहीं बना रहे, जैसे कि अब तक हमने जितनी प्रोग्रामिंग की मास वाई उसके कि जो आप लोगों ने मिड टर्म के अंदर हल करके कहीं से कॉपी पेस्ट उठा के या किसी से बनवा के, जैसे भी आप लोगों ने किया, जिसपे आप लोगों ने सेगमेंट बनाया हुआ था, डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, मैंने आपको कोई अभी सेगमेंट बनाने सिखाया ही नहीं। मैंने बड़ी आसान सी बातों पे रखा, डायरेक्ट प्रोग्राम के ऊपर रखा। तो उसके अंदर नियर या फार लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। अगर इंटर सेगमेंट कॉल करनी है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के अंदर कॉल करनी है, तो फिर आपको फार कॉल करनी पड़ती है। अगली इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, अगला असेंबलर डायरेक्टिव है हमारे पास शॉर्ट। शॉर्ट इंस्ट्रक्शन क्या करती है, या इसके कैसे एग्जाम्पल है, कैसे सिंटैक्स लिखा जाता है, पहले मतलब देख लें। रिजर्व वन मेमोरी लोकेशन फॉर 8-bit साइन डिस्प्लेसमेंट इन जंप इंस्ट्रक्शंस। जंप इंस्ट्रक्शंस में ये 8-bit की एक लोकेशन, मेमोरी लोकेशन रिजर्व रखती है। देखिए, जंप शॉर्ट अहेड, द डायरेक्टिव विल रिजर्व वन मेमोरी लोकेशन फॉर 8-bit डिस्प्लेसमेंट नेम अहेड। एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व रख लेती है बस। लिखी कैसे जाती है, जंप शॉर्ट अहेड। मिसाल के तौर पर जब ये इंस्ट्रक्शन लिखी गई ना, जो अगला डाटा 1200 पे आना था वो 1200 की बजाय वो 1201 पे आ जाएगा, वो 1200 वाली लोकेशन रिजर्व हो जाएगी। ये कहने का मतलब है इसका। मैक्रो क्या होता है जी, मैक्रो इंडिकेट करता है। अच्छा, इसका सिंटैक्स किसे कहते हैं, ये होता क्या है, जब मैक्रो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। मैक्रो का फिलहाल सिंटैक्स देख लें। इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ अ मैक्रो, मैक्रो ऐसे लिखा जाता है। और एंड एम मींस एंड ऑफ अ मैक्रो। और जनरल फॉर्म इसकी कैसे होती है जी, मैक्रो नेम, जो आपने नाम रखना है यूजर डिफाइंड, फिर मैक्रो लिखें और आगे लिखें अरेंजमेंट 1, अरेंजमेंट 2, एरे 1, एरे 2, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, जिसके मकसद प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, डाटा 1, डाटा 2, जो भी है उसको आगे उसका कोड आ जाएगा। और मैक्रो नेम फिर वही नेम आएगा। और एंड एम का मतलब है मैक्रो एंड हो गया। और ये जो मैक्रो नेम है ये हमारे पास यूजर डिफाइंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को पता चल गई होगी। अच्छा, 104 स्लाइड नंबर के बाद आपने नेक्स्ट कोई स्लाइड इसके ऊपर नहीं करनी, मास वाई 118 स्लाइड के। ये वाला ही बस कंपैरिजन एक देख लेना, 8086 का और 8088 का आपस में क्या कंपैरिजन है, डाटा बस, एड्रेस बस, मेमोरी लोकेशंस वगैरह वगैरह। इसके अलावा 104 के बाद 118 स्लाइड, और उसके अलावा आपने इसमें कोई काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो है 104 तक तो मैंने आपको करवाया है ना, 56 से लेके स्लाइड नंबर 56 या 54 से गालमन स्टार्ट होती हैं ये 57 से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ से स्टार्ट होता है और ये हम गए हैं 104 तक। और 104 के बाद मैंने आपसे ये कहा कि आपने सिर्फ स्लाइड नंबर 118 तैयार करनी है, जिसमें कंपैरिजन दिया हुआ है जरा सरसरी सा 8086 और 8088 का, ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया है तो जरा हैंड रेज कर दीजिए।
ठीक है बेटा, हैंड्स डाउन कर लें। अच्छा अब ना हम कुछ प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जरा मूव करते हैं। एक हमने जो आज नई चीज सीखी है प्रोसीजर बनाने वाला काम, जरा उसको हम करके देखते हैं। ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होने लगा है। मैंने ये लिखवाया, बताओगे ये काम करने से क्या होगा। बल्कि पहले न्यू लाइन में जाएंगे। अच्छा अब मूव, बता सकते हैं जी, कोई हैंड रेज करेगा स्टूडेंट, ये क्या काम करेगा ये वाला प्रोग्राम जो मैं आप डिजाइन कर रहा हूँ। भाई मैंने प्रोग्राम पहले करवाया था आप लोगों को, क्या हो गया है। 2 स्टूडेंट्स ने सिर्फ हैंड रेज की है, तो अक्ल करें आप लोग। अच्छा जी, किससे पूछेंगे, 46 रोल नंबर से पूछते हैं। जी बेटा बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये WA प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। किस तरह से प्रिंट होगा। सर सबसे पहले सर 0 ही है सर जो आपने लिखा है, इसका मतलब है कि हमने स्क्रीन पर कोई चीज प्रिंट करवानी है। हाँ, जो चीज AL में स्टोर होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट होनी है, ठीक है। यस सर। उसके बाद AL में W मूव हो जाएगा, ठीक हो गया, इंटरप्ट कॉल होगा। ठीक हो गया, W प्रिंट हो उसके गया, बाद सर W प्रिंट यस हो सर जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलें। न्यू लाइन पर जाएगा। हाँ तो फिर अब इसका मतलब है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बेटा ये था कि ये जो WASEEM मैं अपना नाम लिखवा रहा हूँ, अच्छा ये मैं कॉपी पेस्ट करके भी लिख सकता था। ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि जरा एक दफा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम और लाइनों में कितना फर्क आएगा जब हम कोई और काम करेंगे। अच्छा हम इस बात ये कर रहे थे कि आपको रोल नंबर 46 ये आंसर नहीं देना चाहिए था कि ये कॉलम के अंदर नाम को प्रिंट करेगा। क्यों भाई, रोल नंबर 46 यस यस सर। कॉलम के अंदर प्रिंट करेगा ना, क्योंकि जब हर लेटर के बाद न्यू लाइन में यस जा रहे सर। हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हर एक लाइन के बाद वो न्यू लाइन में अलहदा चला अलहदा जाएगा, तो सर। वो एक कॉलम के अंदर नाम लिखा जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक हो गया। जीरो डी हेक्सा, इंटरप्ट 10 हेक्सा, मूव AH,0 इंटरप्ट 16 हेक्सा, और ये रिटर्न, ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। अच्छा ये सिर्फ W लिखा गया है, कोई इंटरप्ट बाद में डिफाइन नहीं है, जिसकी वजह से प्रोग्राम रन नहीं हो रहा पूरा। W के बाद बताएं तो क्या एरर है जी, यहाँ पे किसी को नजर आ रही है एरर। जी रोल नंबर 18। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बच्चे बताएं क्या एरर है इसमें। यस सर, ये जो 10 लाइन नंबर है इस पे आपने 10 के साथ हेक्सा नहीं लिखा। बिल्कुल सही है, ये हेक्सा आएगा। ओके, नाम लिखा गया अब एक कॉलम के अंदर। अच्छा अब जरा जी देखें सर। आप इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर लें कि प्रोग्राम जो ये वाला हमारा है ये कितनी लाइंस में लिखा गया है।
35 लाइंस पे लिखा। 35 लाइंस में ये नाम लिखा गया। सर आप इसकी कोडिंग का पूछ रहे हैं, एग्जीक्यूट जब हो गया? नहीं नहीं, ये कितनी लाइंस में प्रोग्राम लिखा गया है। ये सही है, 35 लाइंस पे लिखा गया प्रूव। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इस तरह करें कि ये जो बार बार जो हम ये वाला कोड लिख रहे हैं, ये इतना कोड हर लाइन के बाद, ये देखे ना, हर लाइन के बाद हम न्यू लाइन का कोड लिख रहे हैं, न्यू लाइन कर्सर रीसेट का कोड एक लिख रहे हैं बार बार, ऐसे कर रहे हैं ना हम। अगर हम ये कोड यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये जरा देखिएगा, ये न्यू लाइन का कोड ये भी डिलीट कर दिया, यहाँ से ये भी डिलीट कर दिया। सर आप देखें और आप ये बताएं, अच्छा ये मैंने ई एक ही दफा लिखवाया था? यस सर। अच्छा ई अगर मैं पहले एक और दफा भी लिखवाता हूँ, फिर बात करते हैं इकट्ठी। अब मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अब बताएं कितनी लाइंस का कोड है ये वाला? सर 41 41 लाइंस का। जरा दोबारा चेक कर लें इसको। 41 लाइन का कोड, ठीक हो गया। अब मैं ये करता हूँ कि ये जो न्यू लाइन का हमने ये जो बनाया हुआ है ना, ये वाला 4-5 लाइनों का कोड जो है, ये मैं यहाँ पर से डिलीट कर रहा हूँ। 4 लाइंस का कोड हर लेटर के बाद जो लिखा हुआ है। जरा आप इसके बाद जब ये डिलीट हो जाएगा तो जरा देखिएगा ये कितनी दफा हमारी लाइनें जो है कम हो गई प्रोग्राम से। जी, कितनी लाइंस कम हो गई? कितनी लाइंस का प्रोग्राम सर रह गया? अब ये 23 का हो गया। 23 लाइंस का हो गया। अच्छा, अब अगर हम ये काम करें जो हमने आपको ये सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर एक ही कोड बार बार लिखना पड़ रहा हो हमें, तो बजाय इसके कि हम उसको बार बार लिखें, हम क्यों ना उसको कॉल कर लें फंक्शन बना के, प्रोसीजर बना के। सी में आप फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पर आप बोलते हैं प्रोसीजर। तो कॉल कर ले, प्रोसीजर का नाम अपने पास से रख लेते हैं न्यू लाइन। तो जितनी जगहों पे हमें जरूरत है ना, हम उतनी जगहों पे ये न्यू लाइन लिख लेते हैं। ये वाला कॉपी पेस्ट कर देते हैं इस जगह। ठीक है जी सर। इस तरह से। अच्छा, अब मैं यहाँ पर उसका न्यू लाइन का कोड लिखता हूँ। इधर देखिए, रिटर्न के बाद लिख रहा हूँ मैं। कैसे नाम रखते कैसे हैं प्रोसीजर का, यहाँ पर हमने पढ़ा भी है। जरा देखें प्रोसीजर का नाम कैसे रखना है आपने। प्रोसीजर का नेम रखना है। हमने क्या नाम रखा है? न्यू लाइन। यस सर। न्यू लाइन। और आगे लिखना है PROC, प्रोसीजर। और आगे स्टार्ट, वो नियर या फॉर नहीं लिखना। उसकी वजह ये है कि ये नियर या फॉर कॉल नहीं हम कर रहे, क्योंकि हमने सेगमेंट्स नहीं बनाए हुए। हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे बस उसकी। AL में क्या मूव करना है? 0A हेक्सा, यस सर। इंटरप्ट 10 हेक्सा। और AL में फिर क्या मूव करना है? 0D हेक्सा और इंटरप्ट 10 हेक्सा। यस। ऐसे ही करना है। और फिर क्या करना है? रिटर्न। और रिटर्न के बाद क्या लिखना होता है? प्रोसीजर का एंड करते हैं। एंड प्रोसीजर। और कौन सा प्रोसीजर एंड हुआ यहाँ पे लिखना भी है ना, न्यू लाइन एंड प्रोसीजर। ठीक है, जरा अब देखें प्रोग्राम क्या करता है। क्या सेम काम कर रहा है? तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि न्यू लाइन का प्रोसीजर बनाने से। अच्छा, ये तो मेरे नाम पे डिपेंड करता है ना, आप लोगों के नाम पे लेटर्स कितने हैं नेम के अंदर आते हैं। पूरा लेटर लिखवाना हो तो देखें आप, वसीम अब्बास स्पेस भी है उसके अंदर, तो कितनी दफ़ा ये कोड आपको बार बार लिखना पड़ेगा, और इससे आपकी कितनी बचत हो जाती है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देके मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इसका फ़ायदा कितना है। कि फंक्शन बना के सब फंक्शन बनाएं और उसको कॉल कर लें फंक्शन को। बेटा अगर ये बात आप लोग को समझ में आ गई है तो हैंड रेज कीजिए। अगर आप लोगों को फंक्शन बनाना आ गया है ना, तो जरा हैंड रेज करें। ठीक है, अच्छा आप हैंड डाउन कर सकते हैं।
अच्छा, अगला काम करवाने से पहले मैंने छोटी सी आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी है। अगर आप सारे लोग हैंड्स डाउन कर दें, सिर्फ CR और GR अगर क्लास में मौजूद है वो सिर्फ हैंड रेज करें। जी पाकीज़ा बेटे, आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें पहले। पाकीज़ा आपने हैंड रेज किया हुआ है, बच्चे अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, वरना हैंड्स डाउन कर लें अपना। अच्छा, GR मौजूद है, CR कौन है क्लास का? जी इकरा बच्चे बताएं, CR कौन है आपकी क्लास का? सर जैन। जैन क्लास में है नहीं? सर नहीं, पहली मीटिंग में वो था बट सेकंड मीटिंग में नहीं, अभी मैंने नहीं, पहले था वो। ओके ठीक है। मैंने सॉरी सर। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, आप मेरा ख्याल आपने नहीं ली शायद, मैंने लास्ट क्लास में ये बताया जी कि सर। अटेंडेंस उन्हीं की लगेगी जो एंड तक क्लास में मौजूद होंगे या दोनों मीटिंग्स में मौजूद होंगे। अटेंडेंस सिर्फ उनकी मार्क होगी, बाकी किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। अच्छा, मैंने आपसे मुझे सिर्फ आप लोगों से ओके ये सर। थोड़ा सा चाहिए। अच्छा, मेल साइड की तरफ से कोई और है कम्युनिकेटर जो मेल ग्रुप में अटैच है मेल ग्रुप के साथ, और वो मेल्स जो अलग से ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप वाला हमारे सब्जेक्ट का? मुझे थोड़ा सा ये चाहिए। फ्राइडे वाले दिन जो हमारी क्लास होती है ना 3 to 4:30, तो मैंने कंडक्ट कर ली है क्लास। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि मुझे अब, चूंकि आपको पता है कि लॉकडाउन है, तो सारी की सारी क्लासेस ही ऑनलाइन लेनी पड़ती हैं, तो वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फ्राइडे वाले दिन का अगर मैं आप लोगों की क्लास अर्ली लेना चाहूँ, लाइक 10 o'clock पे, तो क्या आप लोग 10 o'clock पे सारे जाग जाते हैं और क्लास ले सकते हैं आप लोग? यस सर, 10 o'clock ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बाकी वीक में भी तो लेक्चर्स 10 o'clock ही बाकी लेक्चर्स होते ही हैं। और 10 o'clock फ्राइडे को कोई क्लास तो नहीं होती आप लोगों की? तो मैम तैयबा की होती है, मैम तैयबा की होती है, वो तो 10 o'clock 10:30 10 o'clock क्लास लेते हैं, उनके लेक्चर के बाद आप लेक्चर रख लें। अच्छा, उनके लेक्चर के बाद रखा जा सकता है, लेकिन फिर उनके लेक्चर के बाद ये प्रॉब्लम होगा ना जी सर। कि 11 o'clock पे मैंने 11:30 पे मैंने एक और क्लास रखी हुई है ना। अच्छा सर उनका लेक्चर तो 11 o'clock तक खत्म होता है, हाँ जी, उसके तो मैंने 11 मतलब राउंड अबाउट 11 o'clock। हाँ जी, मैंने 11:30 पे एक और क्लास रखी हुई है ना। अच्छा, कोई और डे जिस दिन आपकी क्लास, जी ट्यूसडे का आपका क्या सेटअप होता है, ट्यूसडे या वेंसडे का? सर मंडे और ट्यूसडे वाले दिन भी हमारा लेक्चर 10 o'clock मैम हिना के साथ होता है। वेंसडे को आप लोगों की स्लॉट मुझे ये वेन- बताएं, आप लोग वेंसडे को आप लोगों की स्लॉट वन नहीं, मुझे अगली आप वेंसडे थर्सडे को मैं अगला टाइम मैनेज कर सकता हूँ, मुझे 2 o'clock का टाइम बताएं। 2 o'clock का आप फ्री होते हैं वेंसडे थर्सडे को? यस सर। वेंसडे को भी फ्री होते हैं, और ट्यूसडे को 2 o'clock 1 o'clock क्या कर रहे होते हैं? 1:30 पे ट्यूसडे को 1:30 पे? ट्यूसडे को 1 o'clock फ्री होते हैं, कोई लेक्चर नहीं होता। ठीक है, ट्यूसडे को कोई लेक्चर नहीं होता, और ट्यूसडे को भी आप फ्री होते हैं, वेंसडे को भी आप लोग फ्री होते हैं 1:30 पे, यानी कि आप लोगों की क्लास यस ट्यूसडे सर। को कंडक्ट की जा सकती है और वेंसडे को भी कंडक्ट की जा सकती है, ऐसा ही है ना? जी सर। सर वेडनेसडे को सर अजीम की होती है, उन्होंने मिड से पहले कोई लेक्चर नहीं लिया, तो मे बी ना ले अब भी वो। उनकी वेंसडे को होती है क्लास? वेडनेसडे और थर्सडे को होती है 1 अच्छा, o'clock क्लास, बट वो ट्यूसडे तो नहीं ना होती, ट्यूसडे को तो नहीं ना होती? नहीं, ट्यूसडे को कोई क्लास नहीं होती। उस टाइम टेबल में किसी सब्जेक्ट की कोई क्लास नहीं है 1:30 वाली स्लॉट में, ऐसे ही है ना? सर होती है मैम हिना की, बट वो पहले ही ले लेती है, वो ऑलरेडी पहले लेक्चर ले लेती है, उनका उस टाइम हम फ्री होते हैं, अच्छा चले, वो पहले ले लेती है। आपने एक काम करना है, उनसे मैडम से पूछ के ये बताना है कि मैं थोड़ा सा टाइम फ्राइडे वाली जो क्लास है ना, वो मैं ट्यूसडे 1:30 पे स्विच करना जी चाह रहा सर। हूँ। तो अगर मैम हिना सर आप ना सुबह लेक्चर लेती हैं, हमारा सुबह 10 o'clock मैम सबा के साथ लेक्चर होता है, बट वो उस टाइम पे नहीं, वो वीक में एक दिन सारे लेक्चर लेती हैं, तो मैम हिना उस टाइम पे लेक्चर ले लेती हैं, 1 o'clock नहीं लेती, वो 10 o'clock लेक्चर लेके फ्री कर देती है हमें। फिर भी एक 10 फॉर्मेलिटी o'clock से 11 बिल्कुल सही है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे o'clock। आपने ये पूछ लेना है कि टाइम टेबल अगर उन्होंने क्लास उसी टाइम पे लिया करनी है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, कि तो फिर हम 1:30 पे अपनी क्लास रख देते हैं, मुझे आप ग्रुप में मैसेज करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जी सर। ठीक है? और बाकी आप तमाम स्टूडेंट हैंड रेज करें, आर यू ऑल ओके विद दिस टाइम? ट्यूसडे जो हमारी क्लास फ्राइडे की है वो हम ट्यूसडे 1:30 पे कंडक्ट कर लेंगे। ओके सर, मैं मैम से ओके सर।
ठीक है बेटा, अब बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी बता दें मुझे, जो 4-5 रह गए हैं, अगर वो सारे एग्री करते हैं इस क्लास की टाइमिंग से तो। बेटा ये कुछ स्टूडेंट्स हैं 53, 49, 90 रोल नंबर, 12 रोल नंबर, 50 रोल नंबर, 55 रोल नंबर, सना, पकीजा और 49 रोल नंबर। 3 रोल नंबर रहते हैं बेटा हैंड रेज करने वाले, जिन्होंने नहीं हैंड रेज किया अभी तक। ये मैं आप तीनों को अनम्यूट कर रहा हूँ, मैसेज मैंने दिया अनम्यूट का, जरा हूँ अनम्यूट और बताएं मुझे। ठीक है बेटा, जी आर अगर आप मेरी बात सुन रही हैं सना बेटे, तो आप लोग आपने सिर्फ इतना करना, मुझे कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है वहाँ पे, वहाँ से देख के मैडम से पूछ के। तो बाकी स्टूडेंट से भी, अपनी क्लास वालों से भी सारे से पूछ लेना। अगर इफ़ यू ऑल एग्री तो हम ट्यूसडे को क्लास कंडक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट, अब जो फ्राइडे की बजाय ट्यूसडे को, एक क्लास ट्यूसडे को और एक इसी टाइम टेबल के मुताबिक सैटरडे को हमारी क्लास हो जाएगी 1:30 पे। ट्यूसडे वाली भी 1:30 पे और आज भी 1:30 पे। आज तो हमारी है ही 1:30 पे शायद अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, अब कुछ बात इस तरह से है कि मैंने आपको यहाँ तक चीज़ें सिखा दी हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप देखता हूँ कि आप लोगों को एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ सिखा दी जाएं। उन एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शंस के बाद हम फिर चले मूव कर जाएंगे नेक्स्ट अपनी वैल्यूज़ पे, विलियम स्टॉलिंग की बुक पे, जहाँ पर हम कुछ बातें जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर या सॉरी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और असेंबली लैंग्वेज यहाँ पर हम फिलहाल ये अगला 1-2 लेक्चर पढ़ने के बाद इंस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शन और उनके प्रोग्राम करने के बाद अगले लेक्चर में हम उसको फिलहाल स्टॉप कर देंगे और हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विलियम स्टॉलिंग से थोड़े से चैप्टर स्टडी करेंगे 3-4। और उसके बाद फिर वापस हम जब इस सेमेस्टर के एंड पे पहुंचेंगे तो दोबारा स्ट्रिंग और एरे प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर जाएंगे असेंबली लैंग्वेज में। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों की ज़रा अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। आप लोग हैंड रेज करते जाइएगा जैसे कल आप लोगों ने किया। और ये जिन बच्चों ने अभी तक रोल नंबर अपने अरेंज नहीं किए, एक बात ध्यान में रखें, जिसका रोल नंबर जैसे कल मैंने पैटर्न बताया था वैसे अरेंज होगा तो अटेंडेंस लगेगी, वरना अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। हसन हनीफ सबसे ऊपर मेरे पास आ रहा है, वो उसने पहले अपना रोल नंबर करें बेटा रीनेम करके, उसके बाद अपना नेम लिखें। आप जिस जिस स्टूडेंट का भी रोल नेम पहले है, सेक्शन बाद में है, वो सबसे पहले काम अपना ये करे, रोल नंबर पहले नेम बाद में। हसन हनीफ अपना हैंड डाउन कर लें आप जी। 3899 अवैसुर रहमान, ओके, हागी अटेंडेंस 40 सॉरी 3490 अब्दुल मुकीत, बेटा 3490 बेटा 38 आपकी हो गई है बच्चे अटेंडेंस, 3899 आपकी अटेंडेंस हो गई है। 18 एरेड, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें आप। अब्दुल मुकीत ये क्लास में तो था शुरू में लेकिन अब नहीं है। अहमद रजा, (92) रोल नंबर, 95 रोल नंबर, 96 रोल नंबर, 98 रोल नंबर, ओके जी। 96 की भी लगी अटेंडेंस, ठीक है। 96 98 दोनों की लगी अटेंडेंस जी। 99 3501 3504 06 7 6 की भी लगी अटेंडेंस, ओके। 7 की भी लगी अटेंडेंस, ठीक है। 8 लगी अटेंडेंस, 9 10 11 10 ओके, 11 ओके, 12 ठीक है बच्चा, 12 की भी होगी अटेंडेंस। 13 14 15 ठीक है, 15 अटेंडेंस ओके। 16
17, 18, 19, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34, हसन मैंने आपसे कहा भी था अपनी क्लास अपना रोल नंबर आप रीअरेंज करें, आपने फिर नहीं किया। पहले जरा बात करें ना, आपको रोल नंबर रीअरेंज नहीं करना आता, अपना ये रीनेम नहीं करना आता। हसन बेटा आपको रीनेम नहीं करना आता। सॉरी सर मीटिंग नहीं इसको सॉरी आप सर मीटिंग स्टार्ट हुई है। नहीं इसको आप रीनेम करने का ऑप्शन होता है ना, मोर पे जाएं, अपने आप को रीनेम करने का ऑप्शन ये होता है कि ये मैं आपको रीनेम करके दे रहा हूँ। ये मैं मीटिंग अब चल ही रही है हमारी, तो मैं भी तो रीनेम कर ही रहा हूँ। ये देखिए आपके अभी आपके नेम पे अपीयर हो जाएगा, आपके नेम पे। चेक करें हुआ या नहीं हुआ रीनेम। हसन हनीफ रोल हो नंबर गया सर। ओके, रोल नंबर है आपका 31, ठीक है जी। 32 ओके, हैंड्स डाउन करते जाए बेटा जिनकी अटेंडेंस होती जा रही है। थर्टी 35, 38, 39, 42, 44, 38, ठीक है शहरियार बेटा होगी अटेंडेंस आपकी। 39, 42, 44, 46, 48, 49, अच्छा इन्होंने मुझे अभी मैसेज किया बैटरी शायद खत्म हो गई है। 49 रोल नंबर क्योंकि मौजूद है। 50, ठीक है बेटा आप भी ने भी रीनेम नहीं किया ना। ये इससे मुझे ना रोल नंबर आपकी अरेंजमेंट में आ जाते हैं तो मुझे आसानी रहती है आपकी अटेंडेंस मार्क करने में जी। 350, 35550 ओके। 3551, 50 रोल नंबर बेटा आपकी अटेंडेंस हो गई है। 51, 52, 53, ठीक है। 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64 एंड 66। मैं जरा एक दफा देख लूं कितने बच्चों की लगी है अटेंडेंस। ट्वेंटी 23 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मौजूद है भाई, और क्लास में भी 23 ही मौजूद हैं जी बेटा। रोल नंबर 3566, जी बेटा 3566 ओके ओके, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, ठीक है। ये बेटा लगी आपकी अटेंडेंस 3566 ओके। और किसकी अटेंडेंस अगर नहीं लगी तो पूछ ले अभी। अगर किसी को डाउट है ना कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी तो वो जल्दी से हैंड रेज करके पूछ ले बेटे अटेंडेंस का। और ये आज फिर मैंने काफी टाइम लगा दिया अटेंडेंस लगाने में, 7-8 मिनट लग गए। कल से नहीं ऐसे होना, नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग बस यूज टू हो जाएं अब इस मसले के साथ। अब्दुल मुकीत लगी अटेंडेंस बेटा आपकी भी। नेक्स्ट और कोई। सन्ना नजीर भी क्लास में मौजूद है।
ठीक है बेटा, और कोई जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी वो पूछ ले मुझसे। ठीक है, इसका मतलब है सबकी अटेंडेंस हो गई है। तो अब बात बेटा इस तरह से है, अगर आप लोगों ने मुझसे कोई बात पूछनी है लेक्चर के बारे में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, 31 रोल नंबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल अटेंडेंस के टाइम मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, आपने तो मुझे कल मैसेज क्यों नहीं किया? 31 आप रोल, लगा दीजिएगा अटेंडेंस में। 31 रोल नंबर। क्या नाम है आपका? हसन हनीफ? उनके नाम बोलो यस सर। बेटा, ये लगी अटेंडेंस जरा चेक करो तो। मेरे ज़हन में आ गया कल मौजूद थे आप क्लास में। यस सर। ठीक है। लेकिन आप बेटा जिस तरह से रोल नंबर मैंने कर दिया था, नेक्स्ट टाइम ये आप ऑप्शन ढूंढें तो गूगल पे जाकर सर्च कर ले, अगर नहीं मिलता तो रीनेम कैसे करना होता है मीटिंग जब रनिंग कंडीशन में हो तो रनिंग कंडीशन में भी हो जाता है और वैसे भी ओके हो सर, जाता मैं कर होता है लूंगा। rename। ये आपके सामने बेटा आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो रही है जी। रोल नंबर 32। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मिड के मार्क्स का क्या बनाएं? बेटा मिड के मार्क्स अभी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा नहीं, मैं पूछ लूँ फिर आप लोगों को बता दूंगा। रोल नंबर क्या है वैसे? 32 रोल नंबर, नाम है हुसैन तैयब। बेटा मैं पूछ के आप एक दफ़ा पूछ लूँ डॉक्टर साहब से, तो उसके बाद ही उनसे पूछ के तो फिर आप लोगों को मार्क्स के बारे में आप लोगों को गाइड कर दूंगा आप लोगों को। वैसे मेरे पास कोई लिस्ट मैंने ओके इस दफ़ा रखी नहीं, वो फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि वो लिस्ट वहीं पे पड़ी हुई है ना आप लोगों के नंबरों वाली। जी सर। वहाँ पर CMS जो होता है ना, इंटरनल CMS, यहाँ से घर से एक्सेस नहीं होता, तो फिर वहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी जी पे सर। मुझे रोल नंबर आपके पता करने पड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू। वैसे सर कंडीशन क्या है? कंडीशन बेटा कॉपी पेस्ट। वो तो सर पता है, लेकिन मार्क्स की क्या कंडीशन है बस उसकी? ये कॉपी पेस्ट वाली कंडीशन ही है फिर, क्या नहीं होनी ओके चाहिए कॉपी थैंक यू पेस्ट वाली सर। कंडीशन? पता नहीं सर, आपको बेहतर पता होगा। नहीं, आप सिर्फ अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के ये बताएं, अगर पेपर कॉपी पेस्ट है तो नंबर कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए? तो होने चाहिए सर। चलो ठीक है, बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। ये मैंने कुछ प्रोसीजर इसलिए चेंज किया है फाइनल एग्जाम के लिए, तो अब चीज़ें और मज़ीद बेहतर हो जाएंगी सेमेस्टर के एंड तक। वो इंसान हर दफ़ा कोई ना किसी सीखने के फेज से गुजरता है। असल में मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि प्रोग्राम आप लोगों ने खुद ऐसे कॉपी इंटरनेट से किए हैं या किसी से किसी बच्चे ने अगर बनवाए हैं, तो किसी ने ये सोचने की जहमत गवारा नहीं कि सर ने तो इस तरीके से कोई एक प्रोग्राम भी नहीं करवाया हुआ। 6 नंबरों का तो वैसे सत्यानाश कर दिया ना आप लोगों ने। वो ए डाटा एट द रेट ऑफ डाटा एट द रेट ऑफ सेगमेंट, वो मैंने ऐसे प्रोग्राम करवाए ही नहीं है, वो वैसे प्रोग्राम बनाए होंगे। जी सर। मिड टर्म का एक आधा जी प्रोग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके देखेंगे, वो भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। ओके सर, थैंक यू। जी ठीक है बेटा, आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो आप लोग मीटिंग लीव कर दें। ओके, मेरी तरफ से लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज। आप लोग मीटिंग लीव कर दें क्योंकि अब हमारा कोई और काम पीछे रह नहीं गया आज के टॉपिक से।